हेलो स्टूडेंट, मैं अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं उसका नाम है तौलिए। तौलिए नाम से ही पता चल रहा होगा, तौलिए वह तौलना वाला नहीं है, तौलिए वह है जो टॉवल बोला जाता है। ठीक है, देखो तौलिए एक एकांकी है जो हमारे कक्षा 12 की पुस्तक में है। गद्य खंड की बात कर रहे हैं। कक्षा 12 की पुस्तक में उपेंद्र नाथ अश्क उनकी एक रचना है जिसका नाम है तौलिए। उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कक्षा 12 जो कि बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनकर आता है। तो हम बात करेंगे आज तौलिए के ऊपर। यह रचना जो तौलिए है ये एक मनोवैज्ञानिक एकांकी है। सबसे पहले बात तो मैं बता दूं एकांकी क्या होता है। हमने एक नाम सुना होगा, नाटक। देखो नाटक जो होता है वह बहुत भागों में चलता है। कहने का मतलब यह है जैसे कि हमने रामायण को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है तो 9 दिन की रामायण चलेगी तो वो 9 दिन का क्या हो जाता है, नाटक हो जाता है। परंतु उसी का एक अंश, जैसे मान लो कि सीता हरण का एक अंश वह एकांकी हो गया, एक ही अंक में प्रस्तुत करना है उसको। ऐसा नहीं है कि रावण आएगा और फिर बाद में अगले अंक में उसको लेके जाएगा, नहीं, एक अंक में जिस चीज को प्रस्तुत किया जाता है उसे बोला जाता है एकांकी। क्लियर? तौलिए जो एकांकी है वह है उपेंद्र नाथ अश्क की, और इसका संपूर्ण जीवन परिचय हम पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो तो वीडियो अवश्य देखें, उसके बाद ही पाठ पर आए। अब इस पाठ में तौलिया नाम ही क्यों रखा गया है? ऐसा कौन सी विचारधारा है कि इस पाठ का नाम तौलिया रखा गया है? देखो, 2 वर्ग होते हैं, एक होता है मध्यम वर्ग और एक होता है उच्च वर्ग। यही हालात पैदा हो जाते हैं यहां पर इस एकांकी में। एक पात्रों के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये पात्र है वसंत और मधु, ये जो पति पत्नी है। इनके जो नौकर है उसका नाम है मंगला, और इनकी 2 सहेलियां सुरो और चित्ती जो कि मधु की सहेलियां हैं। अब वसंत तो है लो परिवार से और मधु है हाई परिवार से। कहने का मतलब ये सुख सुविधाओं से उत्पन्न है और यह है मध्यम वर्ग का प्राणी। तो कहने का मतलब जो इसकी आर्थिक स्थिति थी वो इसकी नहीं थी। अब दोनों की शादी हो जाती है कि दोनों के बीच में मतभेद होने लगता है। किस बात को लेकर? तौलियों को लेकर। मधु कहती है कि तुम बाथरूम का टाउल अलग रखो, रसोई का टाउल अलग रखो, हॉल का टाउल अलग रखो, नहाने जाते हो तो उसका टाउल अलग रखो। कहने का मतलब बात बात पर वह अलग टावल रखने की बात करती है। जबकि ये जो एकांकी है ये सफाई पर उठाई गई एकांकी है, सफाई की बात यहां पर करी गई है। गंदगी को कोई प्यार नहीं करता, ये जाहिर सी बात है। सबको सफाई अच्छी लगती है, परंतु समाज के गरीब वर्ग और संपन्न वर्ग के दृष्टिकोण इस संबंध में भिन्न भिन्न होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में मधु तथा वसंत इन दोनों प्रतिनिधियों का ही पात्र है। वसंत तो है निम्न वर्ग का और मधु है उच्च वर्ग की। वसंत के 6 भाई थे, वे एक ही तौलिए का प्रयोग करते थे, वे कभी बीमार नहीं होते थे। वह रजाई में मित्रों के साथ बैठकर चाय पीता और गपशप करता था, इससे उसमें असीम आत्मीयता रहती थी। अरे भाई, एक साथ एक ही रजाई में अगर 10 आदमी बैठे रहते हैं, 10 तो नहीं मानते हैं, फिर भी 4-5 आ जाते हैं, तो उसमें आत्मीयता होती है, आपस में बातें करते रहते हैं। तो वह आत्मीयता की बात यहां पर की गई है। वे कभी भी बीमार नहीं होते थे, खुराक और पेट का ध्यान रखने के कारण वे स्वस्थ रहते थे। वसंत को बार बार बनियाने बदलने, हर बार नई तौलिए का प्रयोग करने, बार बार हाथ मुंह पैर धोने की आदत नहीं थी। जबकि वसंत को मधु बार बार इन चीजों के लिए टोका करती थी, और ये चीज किसको पसंद नहीं थी? मधु को और वसंत को, दोनों को ही आपस में ये बातें पसंद नहीं थी। दोनों में ही नोक झोंक चलती रहती थी, बात बात में ही उनमें लड़ाई हो जाया करती थी। आज का मनुष्य बाह्य आचरण को अधिक महत्व देता है। खान पान, पहनावा, सामाजिक व्यवहार, आचार विचार सभी के बाहरी दिखावटी स्वरूप पर ध्यान दिया जाता है। बिना तड़क भड़क के कोई काम नहीं होता। हम भोजन स्वास्थ्य रक्षा के विचार से नहीं खाते, कपड़े शरीर को ढकने और उसके आराम के लिए नहीं पहनते, इसके पीछे भी प्रदर्शन का भाव रहता है। यह प्रदर्शन अपनी आर्थिक संपन्नता का होता है। आज के भक्त, पंडित और पुजारी भी शांत एकांत भाव में पूजा नहीं करते, सबको पता लगे इसलिए पूजा के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वरना
पूजा पाठ में जरूरत नहीं होती है कि माइक लगाया जाए, परंतु लोगों को दिखाने के लिए कि वहां फलाने के वो पूजा पाठ चल रहा है, दिखना चाहिए, आवाज जानी चाहिए, लोग बाग पूछने चाहिए, ये दिखावे की प्रवृत्ति होती है। साधुओं के आश्रम और मंदिरों में भव्यता के क्या कहने, तो कहने का मतलब यह है कि आज समाज में सादा जीवन उच्च विचार की विचारधारा नहीं, बल्कि दिखावटी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की भावना का महत्व हो चुका है। तो इस पाठ में उपेंद्र नाथ अष्ट ने भी हमें यही बताने का प्रयास किया है। जो इसका मूल संदेश क्या है, देखो, प्रस्तुत एकांकी में शिष्टाचार, सभ्यता, तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर और खोखलेपन को बखूबी यहां पर क्या किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। शिष्टाचार के नाम पर हमारी जीवन शैली में बनावटी और दिखावे की प्रवृत्ति फैलती जा रही है। अरे मारवाड़ी में कहावत है कि आदमी की गुदड़ी जितनी हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, परंतु आजकल उल्टा सिस्टम हो गया है। आदमी के पास खाने को कुछ है या नहीं है, परंतु पहनने के लिए ढंग के अच्छे कपड़े होने चाहिए। अच्छे कपड़े पहनकर वो बाजार में जाएगा, लोग बाग उसको देखेंगे, चाहे वो अंदर से भूखा है। दिखाने के लिए वो होटलों में खाना खाया करते हैं, परंतु घर में चाहे दाना ही नहीं हो, उधार लेके काम चलाएंगे। रिश्तों की मजबूती ढीली होती जा रही है। क्या होता है, जब भी तो बसंत के बारे में हमने पढ़ा अभी कि बसंत ने कहा कि हम एक ही टावल में पूरे 6-7 भाई काम में ले लिया करते थे, एक ही रजाई में बैठा करते। अरे एक रजाई में अगर 2 जने सोते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। होता है या नहीं है? सहजता और सरलता के जीवन में जो खुशी मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। आराम से जीवन जियो, कोई चिंता फिक्र मत करो, न मकान की, न खाने की, न पीने की, न बैठने की, न उठने की, न पहनने की, न सोने की, किसी चीज की चिंता मत करो, तब तो आरामदायक जीवन होगा। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं, बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। यही इस पाठ का उद्देश्य है। तो इसके पात्र हो गए वसंत और मधु, मंगला नौकरानी हो गई, सुरो और चित्ती क्या हो गई, इसकी सहेलियां हो गई। अब पाठ के सार पर हम चलते हैं। देखो, एक दृश्य होता है, 2 दृश्य होते हैं मंच पर। एक पहला दृश्य क्या है, मंच पर बसंत के कमरे का दृश्य है। उसकी सजावट मध्यम वर्ग के परिवार जैसी है। समय नवंबर 1943 का है, जो कि एक कैलेंडर टका हुआ है उससे ज्ञात होता है। वसंत हजामत बनाने के बाद मदन के तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। मदन कौन है यहां पर? मदन उसका नौकर भी हो सकता है, उसका छोटा भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। उसकी पत्नी मधु से रोकती है कि वह अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तौलियों का प्रयोग क्यों नहीं करता। वसंत उसकी बात को हंसकर टालना चाहता है। वसंत बताता है कि वह 6 भाई एक ही तौलिए का प्रयोग करते हैं, कभी कोई बीमारी नहीं हुई। वह मधु को संपन्न वातावरण में पढ़ी लिखी बताता है कि तू क्या है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए ज्यादा दिमाग दाड़े मत, हम तो एक ही टाउल में पूरा काम कर लिया करते हैं। मधु चिढ़ जाती है। वह कहती है सफाई जरूरी है, उसके बिना मनुष्य बीमार हो जाता है। वसंत कहता है सफाई जरूरी है, परंतु उसकी सनक अच्छी नहीं है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, बीमारी पास नहीं फटकती। बसंत चूल्हा सेरनशाह का उदाहरण देता है, चूहा सेदनशाह का उदाहरण देता है। वहां पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। वहां के जाट अत्यंत स्वस्थ हैं, उनके शरीर के रक्त में भरपूर लाल कण हैं। मधु कहती है तो उसे जोहड़ का पानी पीना पड़ेगा। फिर जोहड़ जानते हो कि खेत में जो गड्ढा बनाकर पानी पिया जाता है, उसी पानी की बात करी जा रही है। वसंत तो कहता है कि वहां के जो जाट हैं वह उसी पानी को पीते हैं, देखो कितने स्वस्थ हैं। तो वसंत की इस बात को सुनकर मधु फिर प्रत्युत्तर देती है। वह बोलती है क्या मुझे भी जोहड़ का पानी पीना पड़ेगा? फिर वह अपने मामा जी की सफाई पसंदगी का उदाहरण देती है। वसंत उसको रोक देता है। वह उसके व्यवहार को मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाला और अपमानजनक बताता है। दोनों के विवाद बढ़ जाता है तो मधु रूठ जाती है। वह उनके व्यवहार को मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाला और अपमानजनक बताता है। दोनों के विवाद बढ़ता है तो मधु रूठ जाती है और वह अपने पिता के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी दफ्तर से वसंत का फोन उठता है। उसे तुरंत बनारस जाने का आदेश आता है। वह मधु से कहता है कि वह अपना सामान बाद में बांधे, पहले उसके जाने की तैयारी करे, तभी पर्दा गिर जाता है। तो कहने का मतलब पहला जो दृश्य होता है उसमें टावल को लेकर
इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है। मधु गुस्सा हो जाती है। मधु क्या करती है, अपने पियर जाने की बात करती है, परंतु बीच में ही वहां से ऑफिस से फोन आ जाता है कि वसंत को बनारस जाना है, और वह कहता है कि तू बाद में जाना, पहले मेरे जाने की तैयारी कर। तभी पर्दा गिर जाता है। अब देखो वसंत लौट कर आता है, तब की दृश्य की बात है। अगला दृश्य, पर्दा खुलता है। दृश्य मधु के शयन कक्ष का है। फर्नीचर और वस्तुएं प्रथम कक्ष की है, किंतु उसका स्थान बदल दिया जाता है। कमरे में टंगे कैलेंडर से पता चलता है कि जनवरी 1494 की बात है। जनवरी 1943 की बात है। कहने का मतलब सर्दी अधिक हो गई है। अब 2-4 महीने बाद वह आता है। बाहर से आती हुई ठंडी हवा को रोकने के लिए मधु नौकरानी मंगला से कहती है कि वह रजाई में लेटी हुई है, वह कुछ उदास है। उसी समय उसकी कॉलेज से 2 सहेलियां आती है, सुरो और चित्ती। मधु उनको अपने पास बुला लेती है और अपने पास रजाई में ही बैठने को कहती है। वे बिस्तर गंदे होने की बात कहती है, किंतु मधु उसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करती है और आग्रह पूर्वक रजाई में बैठा लेती है। देखो पहले तो वह रजाई अलग अलग होने की बात करती है, परंतु अब उसकी सहेलियां आ गई तो वह रजाई में बैठा लेती है, और सौहार्दपूर्ण मतलब प्यार का वातावरण पैदा करने के लिए तीनों एक ही रजाई में बैठ जाती है। आग्रह पूर्वक रजाई में बैठा लेती है। वह मंगला ने उनके लिए चाय बना ली तथा बिस्तर में ही बैठकर चाय पीती है। कुछ देर रुककर वे चली जाती है। मधु अपनी नौकरानी को बुलाकर पूछती है कि वह पहले से बहुत बदल गई है। मधु अपनी नौकरानी को बुलाकर पूछती है कि वह पहले से बदल गई है। मंगला कोई उत्तर नहीं देती। मधु बताती है कि वसंत उससे नाराज होकर चला गया। 2 महीने से उसने उसको कुशल क्षेम पूछने के लिए पत्र भी नहीं लिखा। वह उसको नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए उसने क्या कर लिया, स्वयं को बदल लिया। तभी वसंत वहां आ जाता है। वह प्रसन्नता पूर्वक मधु से बातें करता है। मधु उससे कहती है कि वह उससे नाराज होकर चला गया, पत्र तक नहीं लिखा। वसंत उसको बताता है कि उसने पत्र लिखा था, वह उससे नाराज नहीं हो सकता। मधु की शिकायत दूर हो जाती है। वह वसंत को बताती है कि वह उससे घृणा नहीं करता, उससे स्वयं को पूरी तरह बदल डाला है। उसने क्या कर लिया है, स्वयं को पूरी तरह बदल डाला है। वह वसंत से कहती है कि हाथ मुंह धो लें। वह उनके लिए चाय बना देगी, बहुत सर्दी है। पहले से वसंत मना करता है, किंतु बाद में हाथ मुंह धोने चला जाता है। वह लौट कर आता है, उसी तौलिए से हाथ मुंह पोंछ लेता है जिस तौलिए का प्रयोग उसकी जो सहेलियां आई थी सुरो और चित्ती, उन्होंने दोनों ने किया था। ये देखते ही मधु तुरंत नाराज हो जाती है। वसंत और मधु में फिर विवाद शुरू हो जाता है। मधु धम्म से कोच पर गिर जाती है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आत्मीयता का भाव पैदा करने की जरूरत है। यहां पर हम क्या करते हैं, शिष्टाचार, सभ्यता और तहजीब के नाम पर, कि ये शिष्टाचार है कि अलग अलग तौलियों से हाथ पोंछो, अलग अलग रजाइयों का प्रयोग करो, ढंग से रहो, दूसरों के कपड़े प्रयोग में मत करो, बनियान अलग अलग पहनना चाहिए। ये चीज क्या है, एक दिखावटीपन की बात करी गई है। तो इस एकांकी में तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर और खोखलेपन का बखूबी प्रयोग किया गया है। मधु और वसंत के बीच में पारिवारिक मतभेद हो जाता है, बाद में वह बनता है, फिर बिगड़ जाता है। तो यही बात यहां पर कही गई है। आप सभी को पाठ का सार समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को अवश्य सुनें।